खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक और आज 28 मार्च सन 2025 है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा भी है, इसलिए बहुत बहुत मुबारक भी आपको हो। और आहिस्ता आहिस्ता करके रमज़ान अख्ताम की ओर आ रहा है, ईद की तैयारियों में लोग जुटे हैं। तो आपको आज रात किस तरीके से गुजरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, लैलतुल क़द्र भी थी, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि सियासी उफ़क़ पर आज क्या कुछ हो रहा है और मज़ीद कुछ बातें असम्बली के हवाले से भी सामने आई है, डिटेल्स और भी कुछ आई हैं, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। कुछ अदाद शुमार आए हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और रात जो तेज़ हवाएँ चली हैं उस पर सूरत हाल क्या कुछ आए सुबह सुबह, उससे भी आपको अपडेट करेंगे। इनकाउंटर चल रहा है, वो भी हमारी अवलिन तरजीहात में रहेगी, उससे भी हमको अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ पूरा 10 बजे तक जुड़ेंगे। 9:45 पर आखिरी 15 मिनट आज हम आपके साथ देंगे। 15 मिनट का वक्फा रहेगा जब आप और हम गुफ्तगू करेंगे, आप अपने मसाइल मामलात पर बात करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने, मसले को सुने, मामले को सुने और उनको हल भी करें। फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, ताकि हर पल आप खबरों से बाखबर रहें। फिलहाल पहला पड़ाव, और पड़ाव है जी हिस्ट्री ऑफ द डे। बताएंगे आपको चंद अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ नज़र से गुजर चुके हैं ज़हूर के प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत शुक्रिया गवार। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि मासी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मार्च की 28 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, एक एक करके वो अहम वाक़ात आपके सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन 1996 में, आज से कबल 30 बरस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर सरकार ने पाबंदी आयद कर दी थी। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1561 में आज के दिन मुगल हुक्मरान अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगापुर पर हमला करके बाज बहादुर को शिकस्त दी थी। 1799 में न्यूयॉर्क रियासत ने कानूनी तौर पर गुलामी का खात्मा किया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1800 में आज के दिन आयरलैंड की पार्लियामेंट ने इंग्लैंड के साथ विफाक बनाने की तजवीज़ मंजूर की, फेडरेशन बनाने की तजवीज़ आज के दिन मंजूर की गई। 1970 में तुर्की में आए 3.7 शिद्दत के ज़िलज़िले से 1086 लोग हलाक हो गए। 1845 में आज के दिन मॉस्को ने अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, ख़त्म कर दिए थे। और 1854 में आज के दिन बरतानिया ने रूस के खिलाफ ऐलानी जंग किया। दोनों मुल्क के दरमियान आज से जंग शुरू हुई थी। 1917 में आज के दिन पहली आलमी जंग के दौरान ख़वातीन की माविन कोर फौज का क़याम आज के दिन अमल में लाया गया था। और 1930 में आज के दिन तुर्किया की 2 शहरों कस्तंतीनिया और इंगोरा का नाम बदल करके इस्तांबुल और इनकर्रा रखा गया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 28 मार्च 1941 में आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस नज़रबंदी से बचने के लिए बर्लिन पहुंचे थे। 1962 में शाम में नाकाम फौजी बगावत के बाद नाजिम अल कुद्सी मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। और 1891 में आज के दिन पहली बार बैनुल-अक़वामी वज़न बर्दारी मुकाबला मुनक़्क़द किया गया था। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। ये चंद अहम वाक़ात थे माजी के हवाले से कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि मुबारक रात गुजर चुकी है, लैलतुल क़द्र या जिसे हम शब क़द्र कहते हैं। लेकिन आज का दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है। और इस हवाले से आज सबकी नज़रें यूपी के संबल इलाके पर रहेंगी, क्योंकि यूपी के संबल में जब भी बड़े दिन आते हैं तो सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी तरह का नाखुशगवार वाक़ा यहाँ पर पेश ना आए। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए छापे में मारे गए हैं। और आपको बता दें कि आज जबकि जुम्मतुल विदा की तकरीब है, सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। और इस हवाले से आज सबकी नज़रें संभल पर रहेंगी। न सिर्फ संभल पर रहेंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। वज़ीर आला की सरबराही में आला सतही इजलास भी हुआ है। और आज क्योंकि रात गुजर गई लैलतुल क़द्र के हवाले से और आज जुम्मतुल विदा आखिरी जुम्मा है रमज़ान मुबारक का, इसलिए बड़े बड़े इज्तिमात होने हैं। और उसको देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उत्तर प्रदेश के शहरों के अंदर जुम्मतुल विदा के मौके पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है। पीस कमेटियाँ, मस्जिद कमेटियों की
के साथ पहले ही राब्ते किए गए हैं और उन्हें ये बात बता दिया गया है कि किसी भी तरीके से सड़कें बंद नहीं की जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, छतों पर भी नमाज नहीं होगी। इस ज़िमन में भी पहले ही क्लियरेंस दे दी गई है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस की तरफ से तकरीबन 1200 के करीब मुश्तबे अफराद पर नज़र रखी गई थी और उन्हें फ़िलहाल एहतियातन फेस्टिवल के पेश नज़र हिरासत में लिया गया है ताकि ईद और ईद के बाद होने वाली तकरीबात के दौरान किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और याद रखिएगा, रमज़ान मुबारक चल रहा है, आखिरी अयाम पर है। संभल के अंदर भी संभल इलाका जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर नाके लगाए गए हैं। पुलिस क्राइम कंट्रोल पोस्ट जो है वो कायम कर दी गई है। एसएसपी रैंक के और सीओ रैंक के ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि जनाब सूरत हाल पुरअमन रहे, इस ज़िमन में तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। कृष्ण कुमार बिश्नोई जो एसपी हैं वहाँ के, उन्होंने अपने हाथ में ये सारा लॉ एंड ऑर्डर का मामला ले लिया है। 10 इजाफी कंपनियां रवाना कर दी गई हैं पीएससी की, जो वहाँ पर रहेंगी, और उसके साथ साथ पीएससी के साथ साथ आरआरएफ की कंपनियां भी लगा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाक़या उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके से ना, और स्पेशली संभल जहाँ पर जामिया मस्जिद का मामला था और फिर काफ़ी दिनों तक वहाँ पर हंगामा भी हुआ था। और आज चूँकि फ्राइडे है, जुम्मतुल मुबारक है, और जुम्मे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने भी कमर कस ली है और रिस्ट्रिक्शंस के साथ आज जुम्मा अदा किया जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, विजेंद्र सिंह हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। विजेंद्र, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चूँकि रमज़ान है और रमज़ान का जो आखिरी फ्राइडे है, बड़े इज्तिमात होते हैं, गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खबर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइट है अब की बार, और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, एक रास्ता लिया गया। पीस कमेटीज़ के साथ मीटिंग की गई, मस्जिद कमेटियों के साथ मीटिंग गई। टाइम चेंज हो रहा है, 2-2, 3-3 बार भी नमाज हो सकती है, लेकिन मस्जिदों पर, रूफटॉप्स पर नमाज नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया और सबने लगभग हामी भर दी है इस चीज़ पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से संभल को पूरी तरह से हाई अलर्ट में रखा गया है, संभल में हाई अलर्ट घोषित है, रेड जोन में संभल है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत और दुनिया ने संभल की तस्वीरों को देखा है। जिस तरह से हरिहर मंदिर, साई जामा मस्जिद बनाम यहाँ सर्वे हुआ, 24 नवंबर को हिंसा हुई, 4 लोगों की उसमें जान चली गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, तो उसको देखते हुए लगातार पिछले जो त्योहार बीते हैं उसमें भी हाई सिक्योरिटी रही है। लेकिन आज अलविदा है, जुमा की नमाज है और अब ईद का त्योहार भी जल्द आने वाला है, तो उसको देखते हुए यहाँ संभल को 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। और संभल जो है, मैं आपको बता दूं, कई सेक्टर मजिस्ट्रेट, कई आईपीएस अधिकारी और खुद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पैसिया इसकी कमान संभाले हुए हैं और लगातार उस पर नजर बनाए हुए। एक चीज और आपको बता दूं, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संभल को रखा जा रहा है। लगातार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और आज जुमा की नमाज को लेकर, अलविदा को लेकर खास तैयारियां प्रशासन ने की हैं। आरआरएफ, भारी तादाद में पीएससी और स्थानीय फोर्स, अन्य जनपदों से भी यहाँ पर पुलिस फोर्स को लगाया गया। तो ये भी बताइएगा विजेंद्र, आज तो ये फ्राइडे के प्रेयर्स होंगे, उसके फौरन बाद अब ईद की भी तैयारियां हैं और इंटायर यूपी की जब हम बात करते हो तो काफ़ी हाई अलर्ट पर यूपी को रखा गया कि किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से इस व्यवस्था को देख रही है? क्या वो सेटिस्फाइड है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेकअप किया गया है इशू? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने पूरी तरह से जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम पक्ष के लोग हों, सबको बुला करके सबके साथ विश्वास में लिया गया है। सबके साथ मीटिंगें की गई हैं। पीस कमेटी की मीटिंग में ये क्लियर कर दिया गया है कि रोड पर नमाज नहीं होगी, छतों पर नमाज नहीं होगी। इसके लिए सब सहयोग करेंगे और संभल के जितने भी धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समाज के हो या हिंदू समाज के हो, सबने प्रशासन को भरोसा दिया है कि पूरी शांति व्यवस्था के साथ जिस तरह से होली बीती है उसी तरह से ईद और जुमा और अलविदा भी बीतेगा। तो सबने आश्वासन जरूर दिया। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि जो संभल की जमीनी हकीकत है वो यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। हिंदू मुस्लिम पूरे भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजेंद्र, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि सड़कों छतों पर आज नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, मज़ीद क्या कुछ पाबंदियां और गाइडलाइन आज के दिन के हवाले से जारी की गई है? देखिए, गाइडलाइन यही रहेगी कि एक आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी अंदर, या फिर आप मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज जो है वो किसी भी कीमत पर रोड पर नहीं होगी और छतों पर भी नहीं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, ड्रोन कैमरे
पूरी तरह से प्रशासन जो है लगातार ड्रोन कैमरे की निगरानी में रखा गया है। किसी तरह की कोई जो गाइडलाइन है उनसे हटकर कोई काम ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन, देखिए मैं आपको बता दूं, अनुज चौधरी यहाँ के लगातार चर्चा में रहे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया पीस कमेटी की मीटिंग में कि देखिए भाईचारा बना रहे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था रंग को लेकर के। जो उनका बयान वायरल हुआ कि जिन लोगों को रंग से दिक्कत है वो घर में रहे, मेरा मकसद ये था कि भाईचारे के साथ रहें, सौहार्द ना बिगड़े। तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो लोग सेवैयां खाना चाहते हैं वो गुजिया भी खाएं, इससे कि भाईचारा बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासन भी इस प्रशासन की जो मंशा है वो शांति व्यवस्था के साथ और गाइडलाइन के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र माथा ज्वाइन करने के लिए, यूपी का अपडेट करने के लिए। आज जुम्मा है, सबकी नजरें संभल और उत्तर प्रदेश पर रहेंगी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस के साथ आज नमाज अदा की जाएगी। और यह भी साफ कर दिया गया कि नमाज होने के बाद आप चौराहे पर, चौक पर, सड़क पर नहीं रुकेंगे, फौरन डिस्बर्स हो जाएंगे, अपने काम में जाएंगे, घर की ओर जाएंगे, वहां जमा होने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये तो थी एक खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन जरा मामला एहतजाजों का भी आपको बताते हैं। आज आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल वदा है माह रमजान मुबारक का, और आज बड़े बड़े इज्तिमात पूरे मुल्क के अंदर होने हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और वक्फ तरमीमी कानून को लेकर आज पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। आज बाद नमाज जुमा काला कपड़ा पहनकर एहतजाज करने की बात कही गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी की तरफ से वीडियो बयान रात देर गए जारी कर दिया गया है और उस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज पूरे दिन मुसलमान सरापा एहतजाज रहेंगे और एहतजाज का अनोखा ये होगा कि आप काला कपड़ा अपनी बाजू पर पहनकर एहतजाज में शामिल होंगे, नमाज भी उसी तरीके से पढ़ेंगे और नमाज के बाद भी इस काले कपड़े को अपनी बाजू पर लपेट कर रखेंगे और ये अलामत होगी एहतजाज की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ब्लैक आर्म बैंड पहनना वक्त की आज ज़रूरत है और हम पूरी दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं और मुल्क की क़यादत को यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सूरत हाल किस तरीके की बनी है। मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने कल रात जब अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर यह बयान जारी किया, उसके बाद आज ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दीगर इलाकों से भी इस तरीके के अनोखे एहतजाज की कॉल पर काम किया जाएगा। याद रखिएगा, मरहलावार तरीकों से एहतजाज की बात हो रही थी। पिछले दिनों बिहार के अंदर असेंबली के बाहर धरने की बात कही गई थी और अब इतला ये है कि अब की बार एहतजाजी धरना जो है ये मजीद रियासतों के अंदर दिया जाएगा। लेकिन आज काला कपड़ा पहनना है बाजू पर, यह अपील करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है और कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ इस एहतजाज को अमली जामा आज नमाज से पहले ही पहनाया जाए और नमाज इसी तरीके से एहतजाज के साथ पढ़ी जाए। रहीम, मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल वदा के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी का मानना है कि आप एहतजाज भी करें, वीडियो भी बनाएं और उसे पूरी वक्त जो तरमीमी कानून है इसको लेकर फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल हैंडलर तक भी पहुंचाएं ताकि हम इसको और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से चला सके। सूरत हाल क्या कुछ है, ज़रा हमें हमारे साथ उमेश मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज फ्राइडे है और फ्राइडे के बीच बड़े बड़े इज्तिमात होने हैं, लेकिन खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने प्रोटेस्ट कैलेंडर को आगे बढ़ा रहा है। बिहार के बाद आज पूरे देश के अंदर काले
काला कपड़ा बाजू पर पहनकर एहतजाज की बात कही गई है। क्या कुछ पूरी डिटेल्स है और क्या इससे कोई मसला हल होने की कोई उम्मीद लग रही है आपको? देखिए गौहर, बिल्कुल जिस तरह से ऑल इंडिया प्रोफेशनल लॉ बोर्ड ने अपील की है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं कब जो बिल है उसके विरोध में जो भी लोग हैं, आज रमजान का आखिरी जुम्मे की नमाज है, तो ऐसे में विरोध दर्ज कराएं और लोगों से अपील की गई है ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के तरफ से कि हाथों में यानी बाजुओं में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की अपील की गई है और एहतियात भी बरता जा रहा है, लेकिन वहीं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह भी अपील की गई कि शांति पूर्वक अपना विरोध दर्ज कराना है। यानी जो बाजू में काली पट्टी बांधकर ऐतराज जताना है कि हम कब जो बिल है कब बिल को लेकर इसका विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं विरोध भी शांति तरीके से होगा। तो देखने वाली बात यह है कि आज रमजान का आखिरी जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के दौरान ही लोगों से ये कहा गया है कि जब आप नमाज पढ़ने जाएं तो हाथों में जो बाजू है वहां पर काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध करें। हालांकि इस तरह की अपील की गई है और आप देखिए गौहर कि जिस तरह से स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर अपनी बात रखी विधानसभा में। हालांकि हो हल्ला हुआ है, विपक्ष तमाम जो नेता हैं चाहे बीजेपी के नेता हों उनका ये मानना है कि वो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए तमाम रोजा इफ्तारों में जो मुस्लिम नेता हैं वो जाने से बच रहे हैं। तो एक बात साफ है गौहर की कहीं ना कहीं विरोध का असर देखा जा रहा है और जिन पार्टियों में कहीं ना कहीं मुस्लिम की भागीदारी थी उन नेताओं से भी दबाव बनाया जा रहा है कि कब बिल को लेकर वो भी अपना रुख साफ करें, यानी साफ तौर पे विरोध दर्ज करने की बात की गई है। और देखने वाली बात यह होगी कि आज जब जुमे की आखिरी रमजान की नमाज होगी तो किस तरह से जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि विरोध दर्ज कराना है। उमेश मिश्रा, चूंकि बिहार पटना के बिहार से जब इस मुल्कगीर मुहिम की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने उस एहतजाज में शिरकत की थी, लालू प्रसाद ने भी शिरकत की थी। तो क्या आज भी ये माना जाए कि आज भी कई सियासी लीडरान या पार्टियां होंगे जो इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को लेकर जो सूत्र कहते हैं वो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो रोजा इफ्तार है उससे भी दूरी बना रहे हैं कि अगर किसी की भागीदारी सत्ता पक्ष से है उसका सहयोग वो पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं हम ऐसे रोजा इफ्तार ऐसी पार्टियों से दूरी बनाएंगे ताकि सियासी पार्टियों को ये पता चल सके कि हमारा विरोध है। और कहीं ना कहीं जहां पर मुस्लिम नेताओं की जिन पार्टियों में भागीदारी है उन पार्टियों के नेताओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार दबाव है और जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो रोजेदार थे उनको बुलाया गया था इफ्तार के लिए, लेकिन बहुत ऐसे नेता हैं जो इन तमाम इफ्तार पार्टी से दूर रहे और उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो बिल है का बिल जो बीजेपी सरकार ला रही है उसका हम विरोध करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आज नमाज के बाद ये एहतजाज की बात जो अनोखे एहतजाज की बात जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है। जरा दिल्ली की भी बात करते हैं। दिल्ली में नई हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दिनों के बाद बन चुकी है और नई हुकूमत बनने के साथ ही नाम बदलने का अमल भी शुरू हो गया है। और दिल्ली हुकूमत की तरफ से बड़ी खबर आज ये कि दिल्ली की असेंबली के अंदर एक और इलाके का नाम तब्दील हो सकता है और नाम बदलने की रिवायत बरकरार रखते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात आम आदमी पार्टी ने तनकीद भी की है। दिल्ली की असेंबली के अंदर आज मुस्तफाबाद इलाके का नाम तब्दील हो सकता है और बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद ऐवान के सामने रखी गई है और ऐवान के अंदर ये करारदाद दिल्ली असेंबली के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह की तरफ से रखी गई है, जिनका मानना है कि मुस्तफाबाद इलाके का नाम तब्दील करके शिव विहार या शिवपुरी रखा जाए। दिल्ली असेंबली आज इस मामले पर बहस कर सकती है। न सिर्फ इस मामले पर वो बहस करेगी बल्कि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बराए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर भी आज तबादले ख्याल किया जा सकता है। याद रखिएगा डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर आने से कबल 27 फरवरी को ही मोहन सिंह की तरफ से जो 6 बार आज तक विधायक एमएलए यहां से रह चुके हैं उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि मुस्तफाबाद हल्के इंतखाब का नाम तब्दील करके शिव विहार या शिवपुरी रखा जाए।
क्योंकि यहाँ पर मुस्तफाबाद इलाके का नाम रखना सही नहीं लगता है, क्योंकि मेजॉरिटी यानी जो अक्सरियती आबादी है वो गैर मुस्लिम है और मुस्तफाबाद इलाके का नाम रखना शायद दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए नाम तब्दील किया जाए। एक तरफ से जहां बीजेपी के अरकान नाम तब्दील करने के हवाले से आज मुतमईन नजर आ रहे हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और संजीव झा की तरफ से ये कह दिया गया है कि जनाब ये सूरत हाल जो है ये दरअसल बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की बात है और जो दिल्ली को इस वक्त दरपेश मसाइल है उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, न कि यूपी की सियासत को बरकरार रखते हुए दिल्ली तक लाया जाए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाया जाए। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी आया है। फाइनली आज दिल्ली की असेंबली के अंदर अहम तरीन दिन है और मुस्तफाबाद इलाके का क्या नाम तब्दील होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात जब दिल्ली की चली है तो दिल्ली के लोकसभा भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर वजीर दाखिला साहब ने अहम तरीन बात रखी है और उस मसवदे कानून को पास कराने में भी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब मुल्क की सलामती मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। दाखिला वजीर का मानना है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जब जिसको मौका मिले वो आए रहे, मूड खराब हो तो वो चला जाए। ये धर्मशाला नहीं है, ये एक मुल्क है, एक इदारा है, एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया बनाया गया मुल्क है, जहां पर अमन कानून से ही रहा जाएगा और अमन कानून पर न चलने वाले लोग मुल्क दुश्मन तस्वुर किए गए हैं। और यह साफ कर दिया गया वज़ीर दाखिला की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी पर किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स दरपेश है उन्हें हल कैसे किया जाए, उस ज़िम्मन में कल ऐवान में उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका मानना है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 उस सिमत में दूसरा बड़ा कदम होगा कि गैर मुल्की यहाँ पर आए ना, फसादी यहाँ पर रुके ना और इसे धर्मशाला के तौर पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को इज्जत से रहना चाहिए। उनकी सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है और यही वजह है कि इस कानून को लाया जा रहा है। न सिर्फ वो यहाँ पर रुके बल्कि दाखिला वजीर का कल का मानना था कि भारत आहिस्ता आहिस्ता करके इकोनॉमिक फ्रंट पर भी आगे जा रहा है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमियों में बहुत जल्द इसका शुमार भी किया जाएगा। कल जब वो मसवदे कानून के खदुखाल पर बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसे लोग हैं जो हमेशा अनरेस्ट को फैलाते हैं और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बने रहते हैं। इसलिए अब की बार जो कानून बना है इससे इस पर भी लगाम लगेगी और उन तमाम कुव्वतों पर लगाम लगेगी जो मुल्क को डिस्टेबल करके यहाँ पर रहना भी चाहते हैं और इसे डिस्टेबल करना चाहते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और दीगर मामलात का भी कल ऐवान के अंदर जिक्र हुआ। ताम हिज़्ब इख्तिलाफ की नोकझोंक के बावजूद भी दाखिला वजीर ने तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इस पर अपनी बात रखी है। तो ये थी बात जनाब, वो बात जो कल से जबरदस्त सुर्खियों के अंदर है। चलिए फटाफट से जरा आपको एक और खबर बताते हैं, उसके बाद जरा हमने ब्रेक पर जाना है और फिर हम जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। बात बैनुल-अक़वामी खबर से भी आपको बाखबर करते हैं और मशरिकी वस्ता के बजाय जरा बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका ईरान ताल्लुकात क्या बेहतर होंगे, एक बड़ा सवाल है, लेकिन गुज़श्ता दिनों लिखे गए खत का जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है और ईरानी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने ट्रंप के खत का जवाब दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मार्च को ईरान को खत भेजा था जिसमें बातचीत, जौहरी मामलात और दीगर हवालों से गुफ्तगू के लिए बात कही थी। इस पर अमेरिका के साथ बिलावास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये बात ईरान की तरफ से सामने रखी जा रही है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान से नई जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी और ईरान का मानना है कि ट्रंप के साथ दो तरफा बातचीत में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ईरान फर्स्ट, जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट है, ईरान का मानना है कि पहले ईरान के मफादात और उसके बाद तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। ईरान की जानिब से फौरन इस खत का जवाब नहीं दिया गया था।
और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकी ने जुमेरात को सरकारी खबरसा इदारों को बताया कि सरकार ने जवाब में सरकार को एक ख़त मिला था और ख़त का जवाब भी लिखा गया है और उस जवाब में यह साफ कर दिया गया कि मुज़ाकरात तो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त शरूत भी इस मुज़ाकरात में होंगे। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, और ये बड़ी खबर जो है ये वो खबर है जो कल ऑपरेशन शुरू हुआ था, जवानों को जख्मी भी होते हुए देखा, लेकिन ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। इस पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे फिर लैलतुल कद्र रात किस तरीके से गुजरी और तेज आंधी ने कहर बर्पा किया है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। बात अब जम्मू कश्मीर के सलामती सूरत हाल के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि कुटवा इनकाउंटर के हवाले से बड़ी खबर है। कुटवा राजबाग इनकाउंटर में अभी तक 3 से 4 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में एसओजी के 3 जवान भी जाँ बहक हुए हैं, जबकि डीवाईएसपी समेत 7 सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो इस ऑपरेशन में जख्मी हुए हैं। कल ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, आज इनकाउंटर का दूसरा दिन है और आज फिर से तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक 3 से 4 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। राजबाग के इलाके में ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और यूएवी सर्विलेंस से 3-4 जो मिलिटेंटों की डेड बॉडीज़ है वो देखी गई है। साथ ही साथ इस इनकाउंटर में 3 एसओजी के जो जवान हैं वो जाँ बहक हुए हैं और डीवाईएसपी समेत 7 जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि गाठी कुटवा एक जंगलाती इलाका है जहां पर कल जो है ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। इब्तिदाई फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार ज़ख्मी हुए थे। बाद में खबर आई कि 2 मिलिटेंट मारे गए और फिर शाम देर गई खबर आई कि 3 से 4 मिलिटेंट है जो इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। साथ ही साथ ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 2 अल्ट्राज यहाँ पर छुपे हो सकते हैं और इस वाले से आज दोबारा जो तलाशी कार्रवाई है उसका आगाज़ हो चुका है। पैरा कमांडोज वहाँ पर लाए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स लगातार इनकाउंटर साइट पर मौजूद है और पूरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और ये
खदशा जाहिर किया जा रहा है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हीरानगर में जिन मिलिटेंट को देखा गया था कि वही मिलिटेंट का ग्रुप हो सकता है जो अब यहाँ राजबाग के इस गाठी जंगलाती इलाके में छुपा हुआ है। इधर आपको बता दें कि पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट प्रॉक्सी आउटफिट पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश मोहम्मद, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है इस इनकाउंटर की, इस हमले की। और आज फिर से जब ये इनकाउंटर, ये जो तलाशी ऑपरेशन है ये शुरू हुआ है, तो मज़ीद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को तलब किया गया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF और दीगर जो एहलकार है वो यहाँ पर लाए गए हैं और ताकि ये जो मज़ीद है यहाँ पर मिलिटेंट को ज़ेर किया जाए। जो 7 इसमें ज़ख्मी हुए हैं, इसमें DYSP धीरज कटोच है, 3 SOG की जवान हैं, एक पैरा कमांडोज है, उन्हें बाद में इलाज के लिए आर्मी अस्पताल उधमपुर और पठानकोट लाया गया है। DGP नालिन प्रभात लगातार पूरी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उनके अलावा IGP जम्मू भीम सिंह तूती जो है वो भी जाए मौके पर उन्होंने पूरे सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया है। और अब जो तलाशी कार्रवाई है बिलावर की जंगलात में भी से मज़ीद वसी कर दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिना हमले से बचा जाए और जो मिलिटेंट है उनको ज़ेर किया जाए। और आपको ये भी बता दें कि इस इनकाउंटर में भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। M4 कार्बाइन मैगजीन, 2 ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, ट्रैक सूट्स और ID मेकिंग मटेरियल जो है वो इस इनकाउंटर में अभी तक बरामद भी हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज दूसरे दिन भी तलाशी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे साथ है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, इनकाउंटर का आज दूसरा दिन है, फिर से वहां पे तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है, क्या कुछ मजीद अपडेट है? क्या दोबारा मिलिटेंटों से वहां राब्ता हो पाया है या फायरिंग दोबारा वहां से शुरू हुई है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है और जिस तरह से आपने देखा कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 के आसपास ये आतंकी हो सकते हैं। तो लगातार इस पूरे इलाके की बात करें, घाटी इलाके की, जो कि काफी घना जंगल का इलाका है, पहाड़ी टेरेन है, काफी टफ टेरेन है और यहाँ पर काफी मुशक्कतें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आ रही है। लेकिन इसको लेकर लगातार यही अपडेट मैं आपको करता चलूं कि यहाँ पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का लगातार जारी है और ये मैं आपको अपडेट करूं कि जिसमें हमारे 3 जवान भी शहीद हुए हैं, एक इसमें DYSP रैंक ऑफिसर जो वो इसमें जख्मी हुए हैं, एक पैरा कमांडो जो है वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो यहाँ पर सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है, लेकिन लगातार जो है वो फायरिंग की जा रही है। और लेकिन अभी कुछ देर का अपडेट ये सामने आ रहा है कि फायरिंग फिलहाल बंद है, लेकिन रुक रुक कर फायर जो है वो जरूर हो रहा है। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ और आतंकियों की यहाँ पर होने की जो संभावना है बड़ा वो जताई जा रही ये है कि ये सारा मामला तब इस रेंज के अंदर आया जब एक महिला और उसके पति ने कुछ संदिग्धों को देखा, उधर गोली चली, एक छोटी बच्ची जख्मी हुई जो आज स्टेबल है। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। क्या ये माना जाए जिन लोगों को वहां स्पॉट किया गया 3 दिनों के अंदर अंदर उन्हें यहां पर अब स्पॉट किया गया, और अगर ये सही है तो ये कितना डिस्टेंस है वहां से लेकर यहां तक? देखिए गुरु साहब, मैं 2 चीजें आपके साथ काफी अहम रखना चाहता हूं। जैसे आपने ये जिक्र किया कि हस्बैंड वाइफ का जिक्र है, यहां पर उन्होंने जो उन तमाम आतंकियों को देखा, ये बात तो पुष्टि हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं कि यहां से फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है। जिस इलाके में वो देखे गए थे, हीरानगर का सन्याल इलाका, वहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा मात्र 2.5 किलोमीटर है। तो यहां से अंदाजा यही है कि यहां से क्रॉसिंग हुई है और सन्याल इलाके में जब ऑपरेशन चला तो यहां पर उन्होंने जो हाइडआउट अपना बनाया था वहां से वो स्लिप कर गए और यहां से वो आगे चले गए। और कहीं ना कहीं OGWs की बात करें, उनके जो मददगार है वो साथ चल रहे हैं, उनको जो पूरा गाइड कर रहे हैं और यहां से वो स्लिप होकर राजबाग इलाके तक पहुंचे। उज्ज दरिया जो कि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है, यहां तक जब ये पहुंचे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो तो हुई है, लेकिन अब जब यहां पर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है तो इसमें 3 आतंकी ढेर किए गए। तो ये अंदाजा स्पष्ट तौर पर नजर आता है ये वही आतंकी है जो हीरानगर के सन्याल से यहां से क्रॉस होकर कह सकते हैं फिलहाल, चूंकि अभी पुलिस का स्टेटमेंट आएगा, एनालाइज वो भी करेंगे अपने तरीके से, ये शायद यही जो 4 से 5 लोगों का ग्रुप यहां देखा गया था यही वहां स्पॉट होगा, नंबर 1। तो ये जो कल हमारे पास खबर आई कि 3 मिलिटेंट मारे गए और SUV के जरिए से वो लाशें देखी गई, क्या उन्हें रिट्रीव किया गया लाशों को, या अभी वो वहीं पर पड़ी हैं जहां पर कल एनकाउंटर छोड़ दिया गया था रात को?
देखिए अभी फिलहाल बॉडीज वहीं पर पड़ी हुई है, क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि काफी एक रिस्की जोन है। उन्होंने अपना जहां पर हाइड आउट बनाया है वो एक सुरंग टाइप है। वहां पर हमारे कुछ ऑफिसर्स भी कल जहां पर जब वो फंस गए थे, लेकिन उन्हें काफी मुशक्कत के बाद वहां से सेफ उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया। लेकिन अब जब बॉडीज वहां पर हैं उन्हें रिट्रीव किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस ऑपरेशन को खत्म करना होगा। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से लगातार सर्विलेंस की जा रही है, और खासतौर पर यहां पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही है कोशिश की एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि जो इनपुट हासिल हुआ था कि 10 के आसपास आतंकी हैं जो यहां से फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन कर चुके हैं। एक ऋषि, यही मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, साथ ही साथ जो हमने देखा कि हीरानगर में एक मिलिटेंट का ग्रुप देखा गया था, तो इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन भी होना, मिलिटेंट का ग्रुप भी देखा जाना, सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज? देखिए चैलेंज काफी ज्यादा है, इसलिए ग्राउंड पर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो वो खुद मौके पर मौजूद हैं, पूरी सिचुएशन को क्लोजली वो वॉच कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी उनके साथ इस समय मौजूद हैं। चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब ये हीरानगर के सन्याल इलाके से यहां से जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके आगे गए हैं, क्रॉसिंग करके आगे गए हैं, तो यहां से वो स्लिप होकर जब राजबाग के इस इलाके तक पहुंचे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज अपडेट और भी करूं, ये जो स्पॉट है यहां पर एनकाउंटर चल रहा है, ये कठुआ जिला का आखिरी पॉइंट है। कठुआ जिला की जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका ये आखिरी पॉइंट है, और आगे बिलावर की हद शुरू हो जाती है, बड्डू की हद शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा ये साबितों पर नजर आती है कि यहां पर कोई इनका ठिकाना बनाया जा रहा आतंकियों का बिलावर इलाके में, क्योंकि बिलावर के हालात आपने पिछले दिनों से लगातार देखे हैं। तो ये चैलेंजेस काफी ज्यादा है, खासतौर पर जो इनको सपोर्ट करी जा रही है आतंकियों को, उनके तक पहुंचना है। देखिए कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है लगातार। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो भी लगातार इस जो सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो ये टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पूरी तरह से जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं इसको देखा जाना। बहुत शुक्रिया ऋषि, दिन में दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ऑपरेशन डिटेल्स यही है कि आज दूसरे दिन में ऑपरेशन चला गया है। सिक्योरिटी जवान जख्मी होने की भी इत्तलात आई पहले, फिर कुछ जवान जख्मों की ताब न लाकर इस दुनिया को भी छोड़ चुके हैं, शहीद हो गए हैं जी 3 जवान, और ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात उस रात की करते हैं जो गुजर चुकी है। और अजीमुल बरकत रात लैलतुल क़द्र नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी मनाई गई है, और इस ज़िमन में बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। लैलतुल क़द्र पर रूह परवर इज्तिमा दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर व मेहराब कल एक बार फिर खामोश रहे, लेकिन आज जुम्मतुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब होगी और तमाम नजरें श्रीनगर की मरकजी जामिया मस्जिद पर रहेंगी कि क्या इंतजामिया श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त देंगे, या कल जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसे असर तक बरकरार रखा जाएगा और उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन दरगाह हज़रत बल की बात करें, जहां पर सबसे बड़ा इज्तिमा सूबा कश्मीर का हुआ है और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहां पर नमाज तरावी के बाद दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिसों में शिरकत की है। इस मौके पर दरगाह हज़रत बल श्रीनगर के अंदर इमाम व ख़तीब ने रात भर खुतबे में लैलतुल क़द्र और माह मग़फ़िरत की भी बयान बात रखी है। इसी तरीके की तकरीब सरायवाला श्रीनगर के अंदर भी हुई है, जहां पर रात भर दुरूद अज़कार और ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया था। और लैलतुल क़द्र के हवाले से यहाँ पर भी तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी छोटी बड़ी मस्जिदों और खानकाहों के अंदर रात भर लोग जागते रहे और अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद रहते हुए दुआएं मांगते रहे हैं। और आज सब की नज़रें नमाज जुम्मा पर रहेंगी, चूँकि माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है और जुम्मतुल वदा के सिलसिले में बड़े बड़े दीनी इज्तिमात होते हैं। माजी में सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर के अंदर मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर होता था 2019 तक। उसके फ़ौरन बाद सूरत हाल क्या हुई सबके सामने, और तब से लेकर मुसलसल पाबंदियां लगी, बीच में थोड़ी बहुत राहत मिली थी, लेकिन आज सबकी नज़रें जहाँ श्रीनगर के अंदर रहेंगी, वहीं पर दूसरा बड़ा इज्तिमा दरगाह हज़रत बल, फिर खिरम सिरहामा, काबा मार्ग और इसी तरीके से दीगर मकामात पर भी आज इज्तिमात का एहतमाम किया जाएगा, जहाँ पर फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद
इन इज्तिमात में शिरकत करेगी। श्रीनगर के अंदर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को इन जगहों पर लाने के लिए, बड़े बड़े इज्तिमात तक लाने के लिए मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए हैं और माकूल और मुनासिब गाड़ियों का एहतमाम भी किया गया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के ज़िम्मेदारों का मानना है कि अब सर्विसेज रात देर गए तक चलेंगी, यानी बाद इफ्तार भी अब सर्विसेज चलेंगी ताकि किसी न किसी तरीके से लोगों को राहत मिल सके और कोई भी ये जो परेशानियां आ रही हैं ये बिल्कुल भी ना हो। ये तस्वीरें आप मकामा बीरवा की देख रहे हैं, जहां पर आसार शरीफ मकामा में नमाज इशा के बाद बड़ा इज्तिमा हुआ और रात भर दुरूद अज़कार और खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। मरकज़ी जामा मस्जिद अशबल में भी आज रूह परवर इज्तिमा मुनक़्क़द हुआ लैलतुल क़द्र के हवाले से, और इस इज्तिमा में लोगों की एक ख़ास तादाद ने शिरकत की। साथ ही साथ इस हवाले से आज खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। रात भर ज़ायरीन जो है वो इबादत में मशगूल रहे। ये दूसरी तस्वीरें खित्ते चिनाब के डोड़ा से है। खित्ते चिनाब के डोड़ा के मुख्तलिफ मस्जिदों, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में भी लैलतुल क़द्र के हवाले से रूह परवर इज्तिमात मुनक़्क़द हुए और लोग जो है वो रात भर शब ख़ानी, दुरूद व अज़कार में मशगूल रहे। और ये तस्वीरें हैं जम्मू की, जहाँ पर आपको बता दें कि बठिंडी जम्मू में भी आज लैलतुल क़द्र के हवाले से Yani smartphone al. Onun için ne çiz yazmayın. कूचा यास्तो पासे शाबस पड़ी और क्या बात होते रश कूता लोला पेड़न योर तक तस्मस ट्रांसपोर्ट वगैरह रोता ठीक है? ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मांगो खुदा है? और जान दौड़ कुछ सेहत दिखे अच्छा बासा गांव शहर पे लुक वसा योर आज शबी कदरस मस खास दुआ क्या करो तय? छठा मंगरा बस रोज तेरी चलान रुखसत के गो थोड़ा अफसोस थी छो रात के सठा अस्सलाम वालेकुम। क्या पर छु आमद? मैं राजौरी से आए हैं, तो क्या मांगा परवरदिगार साहब शब कदर की रात है? सबसे पहले ईमान के लिए अल्लाह ताला से और आखिरत के लिए मांगते हैं और उसके बाद दुनिया की दुनियावी चीजों के लिए भी, लेकिन पहले अल्लाह ताला से यही है कि हमें आखिरत हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए जनाब एक और खबर की ओर आते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रात किस तरीके से गुजरी है। तो इबादत की बात हुई, लेकिन रात तेज़ हवाओं के बीच भी गुजरी है और तेज़ हवाओं ने नुकसान भी पहुंचाया है। मुख्तलिफ मकामात पर सूबा कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला से इतलात ये है कि नुकसान हुआ है। कश्मीर में तेज़ आंधी से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में इमलाक को नुकसान पहुंचा है, कहीं गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की इतलात है। दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और आरजी शेड भी गिर चुके हैं। बड़ी खबर कि रात देर गए तेज आंधियों का सिलसिला हुआ है। जहां एक तरफ से लोग नमाज में मशगूल थे, वहीं दूसरी तरफ तेज आंधियां आई हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान की खबर है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस उन्हें भी नुकसान पहुंचा है, खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और साथ साथ ये भी है
कि ये तस्वीरें दरगाह हजरत बल की है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हवा तेज़ थी तो जो टेंट्स लगाए गए थे ज़ायरीन के लिए वहाँ पर फर्जंदान तौहीद की नमाज के लिए, तो किस तरीके का माहौल रहा होगा। लेकिन अच्छी खबर यह कि इन तमाम तेज़ हवाओं के बीच छत उखड़ने के बावजूद भी किसी के मारे जाने की कोई इतला नहीं। ये तस्वीर श्रीनगर की है जहाँ पर चिनार की टहनी तो गिरी, लेकिन इस कदर गिरी कि गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीर साउथ कश्मीर की है जहां पर एक और दरख्त गिरा और ये भी गाड़ी पर गिरा, जिसकी वजह से सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। वहां पर कंगन, गांदरबल से लेकर बडगाम, बडगाम से लेकर अवंतीपोरा, काजीगुंड, बारामुल्ला के अंदर सूरत हाल ये थी कि तस्वीरें ये बता रही है कि तेज़ आंधियाँ किस तरीके से चल रही थी और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स जो बिजली महकमे की थी वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये, अवाम ने तो राहती कदम रात देर गई कई मकामात पर उठाए हैं, लेकिन इंतजामिया आज सुबह पहली किरण के साथ ही अपडेट करते हुए भी नजर आई। सूबाई इंतजामिया ने तमाम डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर नुकसानात का जायजा ले और ग्राउंड स्टाफ को कहा कि कंपाइल करके सूबाई इंतजामिया को पहुंचाया जाए। अभी इतलात ये है कि उमर अब्दुल्ला इन तमाम हालात वाक़ात को आज खुद देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जानी नुकसान अगर नहीं है लेकिन माली नुकसान की काफ़ी इतला है। कई गाड़ियां तबाह हुई हैं, कई घर टूटे हैं, कहीं के जो मकान एक साइड से गिरे हैं। तो सूरत हाल ये है कि इन तमाम चीज़ों का एसेस किया जा रहा है और रियासत के वज़ीर आला को रात देर गए तक ये तमाम मामला अपडेट कर दिया जाएगा। एक्चुअली सर हम यहाँ पे आए थे ना टीआरसी में। आज बड़ा दिन था, शब का दिन था, तो जो ही हमने तरावी ख़त्म की तो फिर हम बाहर निकले कि काफ़ी हवाएं, तेज़ हवाएं चल रही थी। तो हमने ना, हम 3 दोस्त आए थे इधर, तो अब हमने गाड़ी पार्क की थी यहाँ पे। तो जो ही हम फिर बाहर निकले तरावी के बाद, तो जो ही हम इधर पहुँचे तो हमने पाया कि गाड़ी हमारी पूरी डैमेज है, टोटल डैमेज है। चिनार का जो ये पेड़ है ये काफ़ी पुराना है जी, तो विंड की वजह से ये सारा ना नीचे आ गया, तो गाड़ी का टोटल लॉस हो गया सर। तो अभी कोई रेस्क्यू टीम या कोई यहाँ पर आई जिसने खास तौर पर मौके वारदात पर जायजा लिया या इसको हटाने की कोशिश की? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। अब मैंने कंसर्न, जो यहाँ पे कंसर्न पुलिस स्टेशन है, उनको मैंने कॉल किया था सर, तो उन्होंने बोला हमने स्पॉट फिजिकल इंस्पेक्शन किया, लेकिन एज ऑफ नाउ तो अभी तक कोई वहाँ से टीम नहीं आई सर। तो उन्होंने फ़ोन पे बता दिया कि हमने इसका इंस्पेक्शन कर दिया, आप एक काम कीजिए, आप सुबह शहरी में आइए तो हम बाकी रिपोर्ट वगैरह भेजेंगे आपको। एक्चुअली सर चलिए, हमारे दोनों नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, श्रीनगर भी और बडगाम में भी, क्योंकि बडगाम से भी तस्वीरें काफ़ी ख़तरनाक और श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। इरफान, इमरान ज़रा पहले अपडेट करें, श्रीनगर के अंदर कल रात देर गए तेज़ आंधी आई है और तेज़ आंधी ने छत तो उखाड़े ही, दरख्तों को उखाड़ा, सड़कों पर गिरे, नुकसान की भी इतलात। क्या कोई जानी नुकसान की कोई खबर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने बड़े डिटेल्ड में कहा कि नमाज इशा के बाद ही, चूंकि बड़ा दिन था, लैलतुल कदर की रात थी और इस सिलसिले में शहर और गांव में लोग जो है मसाजिद का रुख कर रहे थे और नमाज इशा शुरू भी हुई थी। तो इस दौरान अचानक देर शाम जो है तेज़ हवाएं चली, तेज़ आंधी चली, जिसने लोगों को काफ़ी परेशान किया। और अच्छी खबर इसमें यह है कि कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। अलबत्ता जो प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और जहाँ तक मैं श्रीनगर शहर की बात करूँ, जैसे आपने भी टीआरसी की यहाँ पे जिक्र किया है, और टीआरसी में एक गाड़ी को नुकसान पहुँचा है। जो चिनार की दरख्त की जो शाख है वो गाड़ी के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, डैमेज हो गई। इसी तरीके से सोहरा इलाके से भी यही इतलात है, HMT एरिया से भी यही इतलात हैं, और ख़ासकर दरगाह हज़रत बल में भी हज़ारों ज़ायरीन कल वहाँ नमाज इशा के लिए गए थे और वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ हवाएं चली। और कुल मिला के न सिर्फ श्रीनगर शहर में, वादी कश्मीर के दीगर अज़ला में और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में इसी तरीके की इतलात हैं। इवन कि हमारे पास वो जो वीडियोज़ भी हमें मौसूल हुए हैं। और ख़ासकर मैं पर्टिकुलरली श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूँ, तेज़ हवाओं की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो
इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स है, जो तारे हैं, उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा कि इंतज़ामिया उसके बाद ही इसको मॉनिटर कर रही है, और आज सुबह से ही हमने देखा कि डायरेक्शंस भी पास की गई है तमाम जिला इंतज़ामिया के जो डिप्टी कमिश्नर्स है या जिला तरक्याती कमिश्नर्स, और वो सिचुएशन को एसेस भी कर रहे हैं और नुकसान कितना हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगरचे काफ़ी नुकसान हुआ है प्रॉपर्टीज़ का, जहाँ तक ताल्लुक है गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, इवन कि कुछ घरों के जो छत है वो उजड़ गए हैं, और बहुत सारी जगहों पर जो है जो पोल है बिजली के उन्हें डैमेज हुआ है, तारों को बिल्कुल इमरान, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, गाड़ियों से लेकर रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जो बिजली का निज़ाम है वो दरम बरम हुआ है, क्योंकि कई एक इलाकों में जो तारें हैं वो बिखर गई है। तो क्या इस तरह की एडवाइजरी पहले ही थी कि आंधी का खतरा है? न, इस तरीके की कोई एडवाइजरी नहीं दी गई थी। अलबत्ता जहाँ तक MET डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने 2 रोज़ कबल ही ये कहा था कि बालाई इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी या बर्फबारी हो सकती है, अलबत्ता मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। और इस तरीके की जो आंधी कल शाम को हुई, जो तेज़ हवाएं चली, जिससे लोगों में खौफ पैदा हुआ, जिससे लोग काफ़ी परेशान हुए, इस तरीके की कोई एडवाइजरी नहीं दी गई थी इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन खैर उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक ये मुसलसल ये हवाएं चली, तकरीबन पौने घंटे तक, लेकिन उसके बाद हवाएं रुकी। लेकिन काफ़ी डैमेज तब तक हुआ था, काफ़ी नुकसान ज़मीनी स्तर पर जहाँ तक ताल्लुक है श्रीनगर शहर में या वादी के बाकी इलाकों में। जी इमरान, आप बने रहेंगे, मतलब बडगाम चलेंगे। अशरफ हमारे साथ है। अशरफ, तस्वीर एक बड़ी दिलचस्प है, पूरा छत उखड़ गया है और पेट्रोल पंप के बिल्कुल गिर चुका है। क्या पता लगा ये किसका घर का छत था जो, और कितनी दूर तक ये आ गया था? क्योंकि उससे ये अंदाज़ा लगेगा हमारे व्यूअर्स को कि हवा कितनी तेज़ चल रही थी। क्या कोई एसेस लगा, और कितना नुकसान बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? क्योंकि बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंधी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, और बालाई इलाके जो है गुरवेट, खान साहब के ऊपर वाले बेल्ट के अंदर, वहाँ से इतला था कि ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए गवर, हम कल की बात करें, जिस तरह से कल लैलतुल कदर थी, सब लोग इस उम्मीद में थे, और सब लोग जो है मस्जिदों का या जमाओं का रुख करते थे, और पूरी रात जो है इबादत के लिए वो घरों से निकले थे। मगर जैसे ही कल तेज़ हवाएं आंधी चली, उससे एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि लोग जो थे वो मस्जिदों के अंदर थे, जमाओं के अंदर थे, और वहाँ इबादत में मसरूफ थे। तो मगर जिस तरह से बाहर हवाएं चल रही थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ऐसे छत जो है मकानों की, वो दूर दूर से जो है हवा में आए और दूसरी जगह पे वो गिर गए। जैसे बडगाम के मिरगुड इलाके में एक छत जो है, अभी तक इस बात का पता नहीं लग पा रहा कि आखिर ये छत आई तो आई कहाँ से, क्योंकि जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो मैंने देखा वो छत जो है पूरी वहां पर आके गिरी है। एक तो बिजली तहसील लाइन पे गिरी है, और वहां पर एक CRP का बैंकर भी होता है, और वो लोग भी रात को जो है वो बैंकर में नहीं रहते हैं, और सुबह वो सवेरे आते हैं और वहाँ उस बैंकर में ठहरते हैं। तो जब मैंने देखा वो वहां पर देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि आज तो हम जल्दी निकले थे, तो जिस तरह से कल आंधी चली और यहाँ पर ये गिर के आया है, कहीं ना कहीं खुदा ना करे ऐसा कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता दूर दराज के इलाकों में इस तरह की खबरें आई है कि कहीं पर दरख्त गिरे हैं, और कहीं पर जो है मकानों के छत जो है वो दूर दूर तक गिरे हैं। अब जो है इंतजामिया जो है, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो या SDM है, वो अपने अपने इलाकों में अपनी टीमों को भेज रहे हैं, और अंदाजा लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर और बडगाम से हमारे दोनों नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कि फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हो चुका है। छोटा सा ब्रेक होगा जी यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आप अपनी कमर कस लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे चुनाव, कौन से चुनाव होंगे, कैसे होंगे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। न सिर्फ ये बताएंगे आपको, बल्कि आपको ये भी बताएंगे डिटेल के साथ कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर आने वाले 3 से 4 दिन किस कदर हंगामा खेज होंगे, क्या कुछ वहां पर किया जाएगा। और फिर इन तमाम मौसमी हालात के बीच वादी कश्मीर के लिए एक और बुरी खबर है, एक अलार्म एक बार फिर बज चुका है। ये रेड अलार्म बजा है, ग्रीन अलार्म नहीं है, और ये अलार्म हमें क्या कुछ कह रहा बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके और ज़रा खबर बताते हैं चुनाव के हवाले से। साल 2025 में भी चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर असेंबली की उन 2 नशस्तों की जो खाली पड़ी है। इन्हें बाई इलेक्शंस के लिए आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बाई इलेक्शन करवाने के लिए इंतजामिया मुतारिक हो गई है। और बाई इलेक्शन जहां 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर होना है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर समरी रिवीजन के लिए यानी वोटर लिस्टों पर नजरसानी करने के लिए नोटिफिकेशन रात देर गए जारी कर दिया है। नगरोटा जहां से देवेंद्र सिंह राणा साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जीत कर आए थे, लेकिन रहमत हक हो गए, इस दुनिया से चले गए, सीट खाली पड़ी है। बड़गाम की सीट जो उमर अब्दुल्ला 2 जगह से लड़ रहे थे और बड़गाम जीते थे, बड़गाम को इस्तीफा देकर गांधरबल को अपने पास रखा था, इसलिए 2 सीटें खाली पड़ी है। इन दोनों जगहों पर बड़गाम और नगरोटा के अंदर बाई इलेक्शन होने हैं। AEROs यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को इन असेंबलीज के जो इंचार्जेस हैं, इन्हें कहा दिया गया है कि कोई भी फर्द छूटे ना, हर एक का नाम दर्ज हो और ये काम AEROs को करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि स्पेशल समरी रिवीजन जो 1/4/2025 को क्वालिफाई कर रहे हैं डेट्स, वो 77 नगरोटा यानी असेंबली सेगमेंट नंबर 77 नगरोटा और 27 बड़गाम के लिए है। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बाई इलेक्शंस बहुत जल्द कराए जाएंगे। और इस ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग स्टेशंस की रैशनलाइजेशन के हवाले से और पब्लिकेशन और इलेक्टोरल रोल्स के दीगर मामला जिनमें क्लेम्स है, करेक्शन है, ऑब्जेक्शंस है, इस ज़िम्मन में डेट्स का ऐलान कर दिया है। लेकिन हतमी वोटर लिस्ट फाइनल किया जाएगा जी 5/5/2025 को, यानी 5 मई 2025 को हतमी वोटर लिस्ट हमारे सामने होगी। AEROs कंसर्न जितने भी हैं उन्हें तब तक ये कहा गया है कि नाम हटाना हो, नाम लगाना हो, नाम में करेक्शन करनी हो, ये डेट्स दे दी गई है। लेकिन हतमी लिस्ट जो है वो 5 मई को जारी कर दी जाएगी और यानी जून जुलाई आते आते इन दोनों असेंबली सेगमेंट्स के अंदर चुनाव हो सकते हैं। इस तरीके का इशारा फिलहाल कमीशन की तरफ से दिया गया है। चलिए जनाब, नगरोटा और बड़गाम के चुनाव के बाद जरा बात करते हैं असेंबली की, अरकान असेंबली की, जहां पहला मरहला बजट इजलास का मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले की तैयारियों में इंतजामिया जुट चुकी है और जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता तौर पर वो बात सामने रखी कि 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के दरमियान दोबारा से असेंबली का इजलास होगा और इन दिनों में 14 मेंबरान कानून साजिया की तरफ से प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन यानी प्राइवेट मेंबर करारदादें रखी जाएंगी, जिनमें 3 करारदादें स्टेट हुड को लेकर होंगी। हाउस की तरफ से पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि जनाब 8 तारीख को, 7 को शुरू होगा, 8 तारीख को आप दोबारा 8 तारीख को ये प्राइवेट मेंबर्स करारदादें जो है वो ऐवान में रखी जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान की तरफ से 10 करारदादें ऐवान के अंदर रखी गई हैं। 2 का ताल्लुक स्टेट हुड से लेकर है, जिनमें एक आज़ाद उम्मीदवार भी है। 2 करारदादें जहां स्टेट हुड को लेकर है, उनमें एक पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान का भी दस्तखत है। इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों काफ़ी हीटिंग और आर्ग्यूमेंट हुआ, डिबेट्स हुई, लेकिन कोई भी कार्रवाई मुअत्तल नहीं कर दी गई, जिसका असर जो एक मस्बत पहल है कि जनाब एसेंट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, हम आपकी बात से आरा नहीं मानेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन कामकाज चलता रहे, ये व्यवस्था जो है वो अब्दुल रहीम राठौर साहब की तरफ से बनाई गई थी। 7 अप्रैल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशेद लोन मूव करेंगे करारदाद, और ये करारदाद होगी स्टेट हुड के हवाले से, और ये करारदाद 7 को होगी। इसके साथ साथ उनके पार्टी के एक और रुकन एडवोकेट हिलाल अकबर एक और करारदाद रखेंगे, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि स्टेट हुड को रेस्टोर किया जाएगा उस तर्ज पर जिस तरीके का वादा वज़ीर आज़म साहब ने किया है। आज़ाद उम्मीदवार शबीर कुले साहब की भी करारदाद इसी दिन आनी है। वहीद रहमान परा साहब की करारदादें 2 हैं, एक JCB क्रेन जो हमने कल आपको पूरी डिटेल्स बता दी, और इनकी 13 जुलाई वाली करारदाद है। हमारे पास इतला है कि 13 जुलाई वार वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन असेंबली सेक्रेटरीट के ज़राया बता रहे हैं कि नहीं, जो मामला वाटर बॉडीज़ का है शायद उसी पर गुफ्तगू होगी। बहरहाल तीसरा बड़ा मामला जो है वो गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब की तरफ से सामने रखा गया है, जिनका ये मानना है कि हेल्थ केयर
जो रूरल और फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर है, उन्होंने करारदाद रखी है कि इसको मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार हमने देखा कि ऐवान के अंदर वज़ीर मौसूफा ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। अली मोहम्मद सागर सीनियर मेंबर है, उन्होंने रहबर जंगलात फॉरेस्ट गार्ड का मामला उठाने का फैसला लिया है। अली मोहम्मद डार जो चाडूरा से है, उनका ये मानना है कि जो जो गलत तरीके से एंट्रियां लैंड रिकॉर्ड के अंदर हुई हैं, उस लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। अली मोहम्मद डार साहब ने इस हवाले से अपनी बात रखनी है। 9 अप्रैल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज अहमद जान एक प्राइवेट मेंबर बिल करारदाद ला रहे हैं, जिसमें वो ये कहेंगे कि जनाब एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट ताकि क्रिएशन हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वहाँ पैसा दिया जाए पीर पंचाल रीजन के अंदर, और पंच रजौरी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने के लिए एजाज जान की करारदाद है। फिर डॉक्टर बशीर वीरी, इनका मानना है कि अनसाइंटिफिक माइनिंग जो हो रही है, इससे जी बड़ा नुकसान हो रहा है। नदी नालों के अवर न सिर्फ पैसा हमारा जा रहा है, बल्कि इससे इक्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ हमारी जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इससे भी बचना होगा। ये अहम तरीन मामला होगा डॉक्टर बशीर वीरी की तरफ से, ये भी 9 तारीख को होगा। और इसी तरीके से जो करेबाज और दीगर मामलात हैं, उस पर भी डॉक्टर वीरी की बात रखी जाएगी। बीजेपी के राजीव जसरोटिया साहब की करारदाद है, जिसमें उनका ये मानना है कि बोहरा से दार रोड जो टनल माताबाला सुंदरी के हिसाब से जानी थी, उसको बूस्ट दिया जाए, कनेक्टिविटी को तेज किया जाए। आज़ाद उम्मीदवार रमेश्वर सिंह ने छुट्टी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है बन्नी लाहौर मल्हार इलाके के अंदर। इस हवाले से उनका मानना है कि मानसरोवर ये जो कैलाश कुल यात्रा होती है, इस ज़िम्मन में छुट्टी हो जाए। सजाद शाहीन जो बानिहाल से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर असम्बली हैं, इनकी करारदाद भी है कि फौरी तौर पर इक़दाम उठाया जाए। 18 रेजिडेंशियल कॉलोनी जम्मू के अंदर बनाई जाए, जहां पर लोग रह सकें और एक प्लान एंड मैनर में ये सारा कुछ चल सके। और फिर गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब का ये मानना है कि बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है, रोज़गार के लिए हुकूमत क्या कुछ कर रही है, तवज्जो दिलाओ तहरीक उनकी तरफ से भी सामने रखी गई है। तो ये है जनाब वो मसवदे कानून, वो करारदादें जो ऐवान के अंदर आएंगी, लेकिन इन करारदादों के बीच हंगामा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए, बात जम्मू कश्मीर असम्बली के हवाले से हो रही थी, तो बात जम्मू कश्मीर में जो कई एक इलाकों में पानी की कमी या पानी की किल्लत पाई जा रही है, उस हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि ज़ेर ज़मीन पानी, यानी जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी कम होने से कश्मीर में पानी का बहरान पैदा हो सकता है। और इस हवाले से मुतल्लिका महकमे ने कहा कि बारिश में करीबन 31.8% कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन हुकूमत ने अगरचे वाज़ह किया कि कोई बहरान नहीं है, लेकिन कई इलाके हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है। साथ ही साथ कई चश्मे या कुएँ हैं जो सूख गए हैं, या जो जिनमें पानी की सतह जो है वो कम हुई है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में पानी के बहरान के हवाले से जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उसमें लगातार कमी देखी गई है, जिसका बराह रास्त असर जो है वो स्प्रिंग्स पर देखा जा रहा है। जो चश्मे हैं वहाँ पर जो पानी जो है वो कम होता जा रहा है। और इस हवाले से ताहम हुकूमत ने ये साफ किया है कि कोई वाटर क्राइसिस नहीं है, लेकिन कई ऐसे चश्मे हैं जो सूख गए हैं या जहाँ पानी की मिकदार जो है वो कम हो गई है। कई एक इलाके हैं जहाँ पर पानी की किल्लत पाई जा रही है। इस हवाले से कहा गया कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक कई एक जगहों पर लगातार जो पानी में कमी पाई गई है, खासकर बारामूला की कॉलोनी बाग एरिया, जहाँ पर 74% कमी देखी गई है। चश्मे शाही जो स्प्रिंग है वहाँ पर 10% कमी देखी गई है पानी में। इस तरह कुलगाम का पेरीगाम बाला, यहाँ पर 42% कमी देखी गई है। साथ ही साथ दीगर ऐसे चश्मे हैं जहाँ पर लगातार पानी की सतह जो है वो कम होती जा रही है। इसी तरह गांदरबल और टैंकपुरा गिराज गांदरबल, जहाँ पर देखा गया कि पानी की सतह में इंक्रीज़ हुआ है, पानी की सतह बढ़ गई है, 20% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और कई एक ऐसे दूसरे अजला भी है जहाँ पर जो चश्मे हैं उनमें पानी की सतह बढ़ गई है। इस वाले से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB ने कहा कि लगातार फ्लक्चुएशन ग्राउंड वाटर लेवल में देखी गई है पिछले
4 सालों से वादी कश्मीर में। और डेटा ये बताता है कि बडगाम, कुपवारा, बारामूला और पुलवामा ये 4 ऐसे अजला है जहां पर लगातार ग्राउंड वाटर में कमी पाई जा रही है। इस तरह से बडगाम, जहां पर जो ग्राउंड वाटर है वो करीबन 88% उसमें कमी पाई गई है 2020 से 2024 यानी गुज़श्ता 4 सालों के दरमियान। इसी तरह कुपवारा में 81% कमी पाई गई है और बारामूला में करीबन 70% कमी ग्राउंड वाटर में पाई गई है। देर में आपकी फोन कॉल्स को भी लेंगे, लेकिन जरा बात रियासत के काबीना इजलास की भी आपको बताते हैं। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में रात देर गए काबीना का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर जो असेंबली के अंदर बजट के दौरान बात कही गई थी उनको अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। रियासत के वज़ीर आला की सरबराही में रात देर गए श्रीनगर के अंदर हुआ है काबीना इजलास और काबीना इजलास ने उन तमाम फैसलों पर मोहर लगा दी है जो बजट के दौरान अनाउंस कर दिए गए थे। इनमें सबसे बड़ा मामला था कि वर्कआउट किया जाए कि किस तरीके से मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी और मुफ्त बिजली फराहम करने के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां जो है वो कर दी गई हैं और इस ज़िमन में जो ऑलरेडी काबीना ने फैसला किया था कि AMI के तहत वो दे दी जाएगी। फिर मुफ्त राशन और पेंशन के पैसों में इजाफे को भी कल काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ रियासती काबीना के इजलास में कल एक और अहम और बड़ा फैसला ये हुआ कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये किन लोगों पर अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स देते जो ब्लड रिलेशन के अंदर है, जो वज़ीर आला ने कहा था कि अगर माँ बेटे को, माँ भाई को, माँ बहन को अपने ब्लड रिलेशंस में देना चाहती है तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र विद इन ब्लड रिलेशन वाले मामले पर भी कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी है स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर और नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। 1 अप्रैल सन 2025 से इन तमाम फैसलाजात पर जिनको कल हरी झंडी दे दी गई है इस पर कल से काम होगा। कल बाद सपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें मुफ्त राशन AMI बेनिफिशरीज को, उसके साथ साथ पेंशन और मैरिज असिस्टेंस स्कीम में जिस तरीके से वज़ीर आला ने कहा था कि ये बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है काबीना ने। और फिर जब अप्रोप्रिएशन बिल आया था उसमें भी इस बात को कहा गया था। तो फिलहाल बजट अनाउंसमेंट के साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री अंत्योदया अन्न योजना स्कीम AMI वालों को मिलेगा जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली के साथ जुड़े होंगे और 10 किलोग्राम फ्री राशन पर फैमिली मिलेगा जी इस कैटेगरी के अंदर। अपनी बजट स्पीच के अंदर ये भी साफ कर दिया गया था कि तकरीबन 10 लाख बेवाओं को और साथ साथ बुजुर्गों को और जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद को भी मुरातें दी जाएंगी और इस ज़िम्मे में मंथली पेंशन 1250 रुपया 60 साल से कम वाले उम्र वाले को दिया जाएगा, 1500 रुपया 60 से 80 साल और 2000 रुपया 80 साल से ऊपर वाले को दिया जाएगा। मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो AMI कैटेगरी की लड़कियों के लिए था इसे भी इंक्रीज कर दिया गया है और फाइनेंशियल एड तकरीबन 75,000 से 50,000 रुपया करने की भी ये एनहांस कर दिया गया जी 75,000 रुपया जी। और जब कल देखा गया तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र थ्रू गिफ्ट डीड इस पर जो ब्लड रिलेशंस के अंदर होगा इसको भी कल SO 75 जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का था उसको लेकर जारी कर दिया गया और इतलाक 1 अप्रैल सन 2025 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाप, माँ, बेटा, बेटी, पोता,
पोती, ये ब्लड रिलेशंस, ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स के बीच में अगर ट्रांसफ़र करते हैं ये ज़मीन प्रॉपर्टी अपनी, तो यहाँ पर अब वेव ऑफ कर दिया गया उन्हें वो टैक्स देना, वो स्टैंप ड्यूटी देना जो लाजमन यहाँ बनती थी। और इस ज़िमन में सेक्शन 9 स्टैंप एक्ट 1977 का हवाला देते हुए ये कर दिया गया। और यहाँ जब ये कल ऑर्डर जारी कर दिए गए तो इस पर मिला जुला रद्द अमल भी कल से अभी तक अवाम के अंदर देखने को मिल रहा है कि उमर अपने किए गए वादे को 1 अप्रैल से अमली जामा पहनाना चाहते हैं। तो उसको शामिल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिलहाल एक और अहम और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त थन्ना मंडी से सामने आ रही है, जहां पर रुकने असेंबली थन्ना मंडी मुजफ्फर खान का बड़ा बयान सामने आया है। मुजफ्फर अहमद खान मेंबर असेंबली है, नुमाइंदा मुख्तलिफ चैनल्स के साथ कल वो गुफ्तगू कर रहे थे और अपने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक निशान, एक संविधान को मैं नहीं मानता। रुकने असेंबली थन्ना मंडी मुजफ्फर खान ने रजौरी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में और भी रियासतें हैं जहां अलग झंडे हैं, वहां इस तरीके का माहौल क्यों नहीं कायम किया गया जिस तरीके का माहौल यहां कर दिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि रियासत के अंदर लड़ाई तो चलती रहेगी दर्जा बहाली का, लेकिन जो फाइल, जो पिटीशन उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में थी, जो मामला अदालत के पास था, अदालत ने फाइल पर सुनवाई का फैसला ले लिया है। 17 अप्रैल को कोर्ट में पेशी होगी, यानी 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर कि रियासत का दर्जा बहाल होना, खुसूसी इख्तियारात वाले मामला पर दोबारा से बात होगी 17 अप्रैल। माना है कि मुजफ्फर खान साहब जो मारूफ कानूनदान है और इस वक्त मेंबर असेंबली भी है, इनका मानना है कि 17 अप्रैल को वो अपनी बात आईन और कानून के सामने भी रखेंगे, आईन के उस ऐवान के सामने रखेंगे जहां पर सबकी सुनी जाती है और लॉ बुक के हवाले से काम किया जाता है। ताहम एक विवादित बयान, एक मुतनाज़ा बयान उनकी तरफ से ये कि वो एक निशान, एक संविधान और एक वाले मामले को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एक हर जगह नहीं है। बहुत सारी रियासतों के पास अभी भी 2 झंडे और अलहदा कानून भी है जो आज के दिन में भी चल रहे हैं, लेकिन दोहरी मियार की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। बयान क्या है आपको अगले बुलेटिन में जरूर सुनाएंगे। फिलहाल हमने आपको बता दिया कि बड़ा अहम और बड़ा बयान कि 17 तारीख को सुनवाई और साथ साथ पॉलिटिकल स्टैंड पर बीजेपी को घेरने पर इस वक्त मुजफ्फर खान साहब मैदान में है। चलिए जनाब, अब जरा फटाफट से फोन कॉल्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कॉलर्स कहाँ से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बात अपनी आप रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़, आपके मामलात को सुने और मसले का हल निकाले। हम कोशिश करते हैं कि जब आप बात करते हैं तो पहले हमें भी समझ आए कि कौन साहब है, कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, और फिर हम अपने नेटवर्क के ज़रिए से भी उन अफसरों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मैकेनिज़्म अभी जो बना है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कारामद साबित होगा, क्योंकि रियासती हुकूमत भी मुतहरिक है इस तरीके का फीडबैक को लेकर और वो लगातार इस फीडबैक को देख भी रही है। इस तरीके के इशारे भी हमें मिल चुके हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से हैं आप और क्या कुछ बात आप आज पहले रखना चाहते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए और कहां से आप। हेलो जी साहब। जी हाँ जी, मैं सरबगनी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन। जी 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 बताएं। जनाब, हमारी जमीन है, कोई सेटलमेंट में काट दी थी, उसके बाद आज पटवारी ने वो जमाबंदी सारी काट के लोगों के नाम लगा दिए। हाँ जी, तो अभी आपकी तरफ से कोई दरख्वास्त दे दी गई है सेटलमेंट दोबारा करवाने? जनाब, मैं हर जगह दरख्वास्त डेली डीसी को भेजता हूँ, गवर्नर को भेजता हूँ, ईमेल करता हूँ, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जमीन हमारी काट के लोगों के नाम लगा दी, उसके साथ सरकारी रकबा भी बहुत लोगों के नाम रजिस्टर आसपास का कर दिया है।
तो एक पटवारी और धड़ल्ले से जनाब जमीनें काट रहा है सरबगड़ी में, रामसू का है जी। वो धड़ल्ले से जमीनें काट कर 200 रुपए पर भी वो जमीन काट के दूसरे के नाम लगा देता है। ये शिकायत जो है ये रामबन की नहीं है, बल्कि बहुत सारे इलाकों से शिकायतें आ रही है कि जनाब ये जो निज़ाम मुतारफ़ किया गया था कि अब आप ऑनलाइन जाएंगे, एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, वो ट्रांसपेरेंसी अभी तक दिख नहीं रही है। और मुझे उम्मीद है कि जब दोबारा सेशन होगा उसमें ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करारदाद अली मोहम्मद डार साहब ला रहे हैं कि जनाब ये सेटलमेंट वाला मामला ज़रा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी हज़ारों की तादाद में शिकायतें हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है और जिनके पास रसाई भी नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे भी है। तो लेटेस्ट होप सो कि हुकूमत इसकी ओर देखे और सूबाई कमिश्नर जम्मू जो है उनके लिए बड़ा लम्हे फिक्रिया कि जनाब अगर इस तरीके के मामला दोबारा से उठ रहे हैं। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी, देखते हैं कौन साहब है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक गवर साहब। तो सान तरफ मुबारक कम कत पे संग्रामा कोहलना पे अहन वन दपान बार बार पे रोजन कत कर मगर टाइम कम अहन वन क्या अल्लाह तआला सह खुलक दितमुत इंसान दपान ते ब्रो रोजो वारिया टाइम अर्ज ये जंगलात अहन मगर कड़ित जंगल मज नबर आज ब्रो 7-8 वरी पत पे त्रावान लकड़ आज बांडी पारियन डीपस पे आज गई 7 वरी अमन लकड़ त्रावनस कहें न तरह जंगलात लकड़ तो न तरह डीप लकड़ परेशान कह बनाए मकान पोर तो लकड़ कत आई गसान बियापू बारामूला सह क्या कर। इसलिए अगर मेहरबानी करो तुम अत मुतलिक करो तुम कोहलना बसान ब्लॉक वागूरा। चलो इंशाल्लाह जरूर करो कोशिश की मामले गोस जावेद सबस ताम वातुन तिकाज नॉर्थस तिम ति वुचान तिम तोरिक वजीर ति और यह बड़ इम्पॉर्टेंट मैटर कि अगर तुम जंगल एरियास नज़दीक वो यम सात कड़ो पे डीपोस मज थवन लकड़ शहरस तह हाल गामस तह हाल तेल गसान कोत लकड़ यह बोड़ सवाल। एक और कॉलर। हेलो हेलो जी अहन नाम वनु पन मे नाव नजीर अहमद यह गोल्डन कार्ड चलान गोल्डन कार्ड अहन पेशेंट डायलिसिस दिवन यमो कोर्मुत हड़ताल कर गोल्डन कार्ड पे साड़ नकद अगर ये गवर्नमेंटन स्कीम थो गरीबन क्या बन गरीबन गुजारा बिचार अच्छा ये ओत्रो सरकार वन कि फोन नंबर दुत मे वनकस याद पे कह तथ पे ग शिकायत कर अगर न कह मान यह गोल्डन कार्डस पे कम कर तुम करेवा कुन जाए शिकायत ना शिकायत ना नंबर बह कर कोशिश कि आज गोस मे याद पे मे याद पे नंबर क्या युंद गोल्डन कार्ड वालनी नंबर तथ पे तुम कॉल कर अक लट तमो वन कि कत इदारस मज गए कत हस्पताल मज गए ये न कोर तमो हुकूमत कर तिमन खिलाफ जरूर कार्रवाई तिकाज ओतर कोर शहरस अंदर एक अस्पताल और योर तो रातों रात गई कार्रवाई। मे उम्मीद कि अगर तुम थोड़ा सा शिकायत सिलसिल ब्रो पकनो वातनो यह मामले तिमन तब तुम कत हस्पताल मज गए डायलिसिस करनावने गरीब लोग क्या करो ना तुम कत हस्पताल मज गए डायलिसिस करनावने अच्छा चलो चलो शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर है जी। हेलो 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 जी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी बात रखिए अपनी, कहाँ से हैं आप, नाम बताइएगा पहले। मैं तारजुआ सोपोर से बोल रहा हूँ। नाम बताइएगा जनाब। सनाउल्लाह मेरा नाम है जी। सनाउल्लाह साहब बताएं। हाँ टीवी की आवाज बंद करके बताइएगा अपना मामला। मसला ये है पहला मसला हमारा ये है, मसला ये है कि हमारे गांव में अस्पताल है